नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का समय है, हमारी संस्था के लिए भी, कि पूरे विश्व में वरिष्ठ साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी पूरे विश्व में विख्यात हैं। साहित्य को लेकर, कहानी को लेकर, कविता को लेकर, गज़ल को लेकर, संपादित लेखों को लेकर। आज जो नया ट्रेंड चल रहा है और कमर्शियल पूरी तरह से, जो जिसको कहा जाता है स्टोरी टेलर, और हम पिछले 25-30 वर्षों से सर की कहानी का जो वाचन, वो प्रस्तुतिकरण कहते हैं, वही स्टोरी टेलर। जिस तरीके से सर सुनाते हैं कहानी 1 घंटे या 45 मिनट में, जिस रोचकता से जो प्रस्तुति देते हैं, शब्दों का जो चयन है, जो भंडार है सर के पास, और हाव भाव, उतार चढ़ाव, वो कहानी जब सुनाते तो श्रोताओं को इस तरह से बांध के रखते हैं कि अगर वो 2 मिनट शुरू में बैठ गया तो निश्चित रूप से कहानी के अंत तक वो बैठा रहेगा और कुछ लेकर ही जाएगा। ऐसे हैं हमारे तेजेंद्र शर्मा जी। तो हम पिछले 30 वर्षों से जो हिंदी सेवा सम्मान समारोह करते आ रहे हैं, तो आज हमारा सौभाग्य कि तेजेंद्र जी को हम ये हमारी विश्व हिंदी अकादमी की जो स्मृति चिन्ह, अंग्रेजी में इसको ट्रॉफी कहते हैं, लेकिन हम इसको स्मृति चिन्ह कहते हैं। 2 बार हमने सर को आमंत्रित किया, लेकिन भारत में उस समय आ नहीं पाए, तो ये स्मृति चिन्ह जभी का रखा हुआ है। तो आज हमारा सौभाग्य, सर इसको ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई। संस्था आभारी है सर कि आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों को ये हम दिए। तो आज हम सर से कुछ बातचीत करेंगे संक्षिप्त में। सर, जो आपकी साहित्यिक, पत्रकारिता और फिल्म लेखन जो यात्रा है, शुरू से लेके एक अंत तक, थोड़ा सा संक्षिप्त में उसके बारे में बताएं। देखिए केशव भाई, बात यह है कि जहाँ तक लेखन का सवाल है, लेखन तो बचपन से ही शुरू हो जाता है अगर आप में लेखन के बीज होते हैं। मेरी खासियत ये थी कि मेरे पिता उर्दू में लिखा करते थे, वो साहित्यकार थे उर्दू के। उन्होंने अफसाने भी लिखे और उपन्यास भी लिखे और गज़लें और नज़में भी लिखी। तो मैं उनका पहला श्रोता होता था। तो जाहिर है कि मेरे अंदर, मैं वो जैसे क्लीशे होता है ना कि मेरे तो खून में लेखन है, तो इस तरह से कह सकता हूँ। मगर मैं, क्योंकि दरअसल बचपन में पढ़ा गुरमुखी पंजाबी, उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं में हिंदी पढ़ा, फिर मैं साइंस स्टूडेंट हो गया, तो मैंने सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में की। फिर BA ऑनर्स इंग्लिश किया और MA इंग्लिश किया। तो हिंदी साहित्य को स्कूल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला नहीं। तो मेरी जो जितनी भी नॉलेज है, जानकारी है या दोस्ती है, वो अंग्रेज़ी साहित्य से थी। तो जिस लड़की से शादी हुई, वो PhD अंग्रेज़ी में कर रही थी, PhD हिंदी में कर रही थी, हिंदू। तो उसके कारण मुझे हिंदी के लगभग 75 उपन्यास पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि उसका जो विषय था, हिंदी के आधुनिकतम उपन्यासों की प्रवृत्तियों का अनुशीलन। बहुत अच्छी बात, क्या बात। तो आधुनिकतम 75 से 80 के बीच के जो उपन्यास थे, वो सारे मैंने पढ़ डाले। तो मैंने एकदम से कहा, भाई मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसने कहा लिखिए। तो मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, प्रतिबिंब, जो मेरे अध्यापक थे BA ऑनर्स में, श्याम मोहन जुत्शी, उनके जीवन से कुछ आधारित बिंदु लेकर। तो मेरी पत्नी हंसने लगी। उसने कहा कि देखिए, आपकी समस्या ये है कि आप अंग्रेज़ी में सोचते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप पंजाबी में सोचिए और हिंदी में लिखिए, तो उससे आपकी ग्रामर ठीक रहेगी। और सच तो ये है कि मेरी पहली 25 कहानियाँ, उनकी व्याकरण और उनकी भाषा मेरी पत्नी ने ठीक की। तो मेरे हिंदी का लेखक बनने में अगर प्रेरणा स्रोत बाबूजी थे, तो जो मेरी टीचर थी, जो मुझे सिखाने वाली थी, वो मेरी पत्नी इंदु थी। ये आपके अब तक 25 पुस्तकें आ गई हैं, जैसे काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, गज़ल संग्रह और संपादित लेख। इनको पढ़कर आज की पीढ़ी, यानी कि युवा पीढ़ी, हर समय आपकी चर्चा करती, आपकी बातचीत करती है। और जो आज जो नए नए जो स्टोरी टेलर हैं,
वो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपका जिक्र करते हैं कि हमने उनसे प्रेरणा ली, उनसे सीखा कि उसकी भाषा शैली क्या होना चाहिए, शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण कैसा, श्रोताओं को कैसे बांधे रखना चाहिए। तो ये जो आपकी जो संग्रह, मतलब जो अभी तक का जो निकली है 25 पुस्तक, उसके बारे में कुछ कहानी संग्रह, गज़ल संग्रह या संपादित लेखों के बारे में जिक्र करिए, बताइए। देखिए, हर लेखक पहले कवि होता है, क्योंकि जब युवा है तो प्रेम भी होता है, प्रेम होता है तो कविता होती है जी। तो हमने भी कुछ कच्चे पक्की कुछ रचनाएं लिखी, मगर ये सच है कि मैं 3 कविता संग्रह छपने के बावजूद भी अपने आप को कवि मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कविताएं और गज़लें एक कहानीकार की कविताएं और गज़लें हैं। मैं मूलतः कहानीकार हूँ, क्योंकि मैं जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से देखने में विश्वास रखता हूँ। जी। तो मुझे लगता है कि कहानी लिखते समय मैं जीवन को ज़्यादा संपूर्ण रूप से समझ पाता हूँ और उसको इंटरप्रेट कर पाता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि साहित्य का काम है जीवन को समझना और जीवन को इंटरप्रेट करना। जी। तो कहानियाँ मैं ज़्यादा सहज रूप से लिखता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं दरअसल, क्योंकि पहले एयर इंडिया में काम करता था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जाने का मुझे मौका मिलता था, तो मेरी कहानियाँ हिंदी के जो टिपिकल हिंदी कहानीकार हैं उनसे बिल्कुल अलग विषय वस्तु पे होती थी, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ मेरा एक्सपोजर था। तो मेरे विषय और मेरे जो संसार था दुनिया का, कहानियों का, वो अलग था। और जब 1995 में पत्नी की मृत्यु हुई कैंसर से, और उसके बाद में 1997 में ब्रिटेन रहने चला गया, तो फिर मैंने ब्रिटेन को अपना लिया, क्योंकि मैं लंदन तो जाया करता था मगर एक कैबिन क्रू के तौर पे। अब मैं वहाँ रहने लगा था, तो अब मेरी कहानियों के थीम में जो लंदन आया था वो लंदन था जिसमें मैं रहता हूँ, जो मेरा अपना शहर है। अब उसके मुद्दे, उसकी समस्याएं मेरी थी। तो अब मैं जो कहानियाँ लिख रहा था लंदन में बसने के बाद, उनसे राजेंद्र यादव का ये मानना था कि हिंदी साहित्य को बहुत से नए थीम मिले, जैसे कब्र का मुनाफा, मुझे मार डाल बेटा, या पापा की सज़ा, या अभिशप्त। जितनी भी कहानियाँ मैंने वहाँ रह के लिखी, उन कहानियों में मेरा ये पूरा प्रयास रहा, और यहाँ तक कि गज़लों और कविताओं में भी, क्योंकि मैंने वहाँ जाके लिखा कि जैसे इंग्लैंड आपको कह रहा है, जो तुम ना मानो मुझे अपना हक तुम्हारा है, यहाँ जो आ गया एक बार बस हमारा है। वाह, बहुत वाह। तो इस तरह से मेरे लेखन में इंग्लैंड एक अलग ढंग से जगह पाता है। हमने एक कार्यक्रम किया था जूम पर, विदेशों में हिंदी का विदेश, तो करीब 100 से अधिक देश हमसे जुड़े थे उसमें। और उन देशों में जब हम बात करते थे हिंदी सेवियों से, प्रवासी साहित्यकारों से, तो एक ही बात आती थी कि आपने तेजेंद्र शर्मा जी का इंटरव्यू किया या वो इस आयोजन से जुड़े। मैंने कहा बिल्कुल जुड़े हैं। तो तेजेंद्र शर्मा, यानी कि आप अपने आप को किस रूप में मानते हैं? क्योंकि साहित्य की हर विधा में आपको जानने वाले, समझने वाले, वो कई अनुसरण करें, तो तेजेंद्र शर्मा किस विधा में अपने आप को मानते हैं? देखिए, जहाँ तक दूसरे लेखकों से और युवा पीढ़ी से स्नेह मिलने की बात है, मैं उस मामले में अपने आप को खासा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जो भी लिखता हूँ उससे मेरे साथी लेखक और मेरे आने वाली पीढ़ी के लेखक सब जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ बच्चे मेरे साहित्य पे शोध कर रहे होते हैं और वो लंदन में टेलीफोन करके मुझसे बाकायदा लड़ाई लड़ते हैं कि आपने इस चरित्र के साथ ये किया, ये ऐसा कैसे हो गया, उस चरित्र को तो इस तरह से होना चाहिए था। तो मैं सोचता हूँ कि ये युवा पीढ़ी मेरे लेखन से इस तरह जुड़ जाती है जी। तो मैंने एक बात तय कर ली कि मैं कभी युवा पीढ़ी के लिए आतंक नहीं बनूंगा। क्या बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जब हमारे सीनियर्स थे उनको अप्रोच करने में हमें मुश्किल होती थी जी। लेकिन बहुत से ऐसे सीनियर भी थे जो बहुत स्नेह से, प्यार से मिलते थे, जैसे भारती जी थे, पुष्पा भारती, चित्रा मुदगिल, ये सब, कमलेश्वर जी, ये सब इतने प्यार से, राजेंद्र यादव,
मुझे इतना स्नेह प्यार मिला है इन सब से, तो मुझे लगता है कि जब मैं उस स्थिति में था, मुझे स्नेह चाहिए था, तो आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ी को स्नेह दे सकूँ। और दूसरी बात, मैं कभी सीखना बंद नहीं करता, और मुझे लगता है कि मुझे युवा पीढ़ी से भी कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है, उनका एक अपना लेखन है। तो मैं अगर मॉडर्न लेखक बनना चाहता हूँ तो मुझे निरंतर सीखना होगा और निरंतर नया लिखना होगा। ये मेरा एक प्रश्न था कि आज से 20-25 साल पहले साहित्यकार का एक 25 साल का एक समय होता था। आज का जो समय, एक साहित्यकार 10 साल में बदलाव हो जाता है। तो आज की जो नई पीढ़ी, समय, समाज, विचार, इसमें आपको क्या लगता है कि नई पीढ़ी का या ये चीज़ें आ रही हैं कि वो एक अपनी जो जबान है वही बदल रही है, भाषा भी बदल रही है, इसके बारे में आप? देखिए, जो नई पीढ़ी है, मुझे उनकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, वो बहुत कैपेबल राइटर है, मगर एक समस्या है, वो जल्दबाजी में है। नयापन नहीं है? नहीं, नयापन भी है, उसमें बाकायदा आता है। वो भाषा के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जुबान भी बदल रही है ना, जुबान बदल रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हिंदी को हिंदी रहने दो। हम ये ना करें कि हम हिंदी को कोई और भाषा बना दें। जो इंग्लिश जैसी भाषा है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिना वो भाषा इस्तेमाल किए भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो लिखने की जल्दी में है, छपने की जल्दी में है, और पुरस्कार पाने की जल्दी में। बिल्कुल सच कहा। होना ये चाहिए। ये देखिए, साहित्य में और पत्रकारिता में बहुत फ़र्क है। पत्रकारिता एकदम तुरंत फुरत, अभी घटना घटी उसने लिखा हुआ। साहित्य वहाँ से शुरू होता है जहाँ पत्रकारिता ख़त्म हो जाती है। क्या बात है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि एयर इंडिया का कनिष्क विमान आतंकवादियों ने गिरा दिया। अगले दिन अखबारों में छप गया, आतंकवादियों ने ये किया, वो किया, 329 लोग मर गए और रिश्तेदार रो रहे थे, और ये सब हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन अखबार में आया। अब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। क्या बात, बहुत जी। अगर मैं भी तुरंत दे देता अपना रिएक्शन तो कहानी नहीं बनती। तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो मैंने एक बिंदु पकड़ा कि जो मरने वाले लोग थे वो तो चले गए, अब उनके जो रिश्तेदार हैं, हाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश, कि वो उससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है। क्या बात। तो ये मेरे जो घीसू और माधव हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ये एयरलाइन की यात्रा कर सकते हैं, मगर भीतर से व्यवहार घीसू माधव से ज़्यादा घटिया है। घीसू माधव अभावों से पले हैं, वो जो करते हैं उसका जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। ये सब खाए घाये लोग हैं, मगर फिर लड़ रहे हैं। जैसे एक आदमी कह रहा है, मेरी पत्नी ने मेरे से तलाक ले लिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का मुआवजा मुझे मिले, मेरी पत्नी को ना मिले। सो कि एक भिखारी चर्च के बाहर बैठा है, पोलियोग्रस्त, हाथ से सिंगदाना खा रहा है, और कह रहा है, यार जहाज़ गिर गया पानी में, सोना, डॉलर, VCR सब पानी में चले गए, अपने पड़ोस में गिरता कुछ तो अपने हाथ लगता। तो सोच इंसान की कि किस तरह मुर्दों का कफन नोच के भी खा जाएंगे। भारत सरकार विश्व हिंदी सम्मेलन करती है, विदेशों में, भारत में भी होते हैं, और प्रवासी साहित्य सम्मेलन, इन दोनों में भी आपको भारत सरकार विशेष रूप से आमंत्रित करती है। उनके कुछ थोड़े अनुभव। देखिए, मैंने 2-1 इस तरह के सम्मेलन में मैं शामिल हुआ हूँ, और कथा UK जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हमने भारत में और भारत के बाहर प्रवासी साहित्य के बहुत से सम्मेलन खुद ऑर्गेनाइज किए। भारत के 4-5 शहरों में। जो हिंदू सेवा सम्मान होता है वही होता है? इंदु शर्मा कथा सम्मान तो लंदन में हम देते हैं। अच्छा, मगर वो संस्था हमारी कथा UK है जी, और वो सम्मान हम इंदु जी की याद में देते हैं जी। तो मैं विश्व हिंदी सम्मेलन की सोच के विरुद्ध नहीं हूँ, मगर जिस तरह वो किया जाता है
मुझे लगता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन ख़त्म होने के बाद 10 नए हिंदी बोलने वाले पैदा नहीं होते, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन ऐसे लोगों का जमावड़ा होता है जो पहले से हिंदी जानते हैं। उनके लिए जम्बूरी है, उनके लिए एक उत्सव है, एक मेला है। वो किसी तरह से अपने आप को स्पॉन्सर करा के हवाई जहाज़ का टिकट लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ भी हिंदी बोलते हैं, वहाँ भी हिंदी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम हिंदी के नए सॉफ्टवेयर बनाएं जिससे लोगों को अट्रैक्ट करें। हम ये नहीं करते कि हम जो मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनियों के, उनको बताएं कि आप हमारे हिंदी के सॉफ्टवेयर से ऑफिस में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं हिंदी में। अगर हम ये करेंगे तो हम लोगों के लिए नौकरियां पैदा करेंगे जो हिंदी में काम कर सकते हैं। क्या बात। ये सोच क्यों नहीं है हमारे हिंदी के पुरोधाओं की या हिंदी के जो सो कॉल्ड मठाधीश है। ये मैं चाहता हूँ कि बदलाव आए ताकि उससे हमारी जॉब क्रिएशन हो। आप सर रेडियो में भी रहे हैं, टेलीविज़न में भी आपने लेखन किया है, फिल्मों में भी किया है, तो उस दौर का लेखन टेलीविज़न का और उस दौर का रेडियो और आज के दौर, इसमें क्या अंतर महसूस करते हैं? सर, जिम्मेदारी एक शब्द है। पहले हर काम जिम्मेदारी से होता था। ये तय था कि हमारा काम केवल मनोरंजन करना नहीं है, हमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ संदेश भी देना है। जैसे जो पहला सीरियल था हम लोग टेलीविज़न का, या घर घर में बुनियाद, लोकप्रिय, या कक्का जी कहिन, पता लगता था कि इनके माध्यम से कुछ कहा जा रहा है। आपने काफ़ी एपिसोड लिखे है हैं ना, शांति के बहुत सारे एपिसोड लिखे मैंने। मैंने। तो मेरा मानना ये है कि पहले जो लेखन था उसमें ठहराव था और उसमें ये ज़रूर सोचा जाता था कि हम जो बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचेगी और उसका समाज पे एक असर है। अब ये हो गया कि गालियाँ देना अगर नया मीडिया है, वेब सीरीज़ में या इवन फिल्मों में, मैं जब उन फिल्मों को देखता हूँ जिनको युवा पीढ़ी के डायरेक्टर्स बना रहे हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया कि भाई जो काम हम बंद कमरे में करते हैं या जो काम समाज में हम करते हैं जिसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, क्या आपको अच्छा लगता है कि आपका बेटा गालियाँ दे आपके सामने? नहीं अच्छा लगता, कोई नहीं चाहता। तो समाज में ऐसी फिल्में बनाना, ऐसे सीरियल बनाना जिसमें अश्लीलता के लिए भरी गई हो ताकि टिटिलेशन हो सके जी। एक देखिए आर्ट भी है, न्यूड एक आर्ट फॉर्म भी है और न्यूड एक पोर्नोग्राफी भी है, दोनों है ना। तो जो लोग पोर्नोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं न्यूड में और जो आर्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों अलग किस्म के लोग हैं। तो पहले जिम्मेदारी ये थी कि जो भी किया जाए वो आर्ट लगे, क्या आर्ट महसूस हो। अभी गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज़ मिला है, तो जब उन्हें पुरस्कार मिला तो कई अखबारों ने, मैं मुंबई में पढ़ा, तो वो इंदु सम्मान का भी जिक्र था उसमें। तो इंदु सम्मान के बारे में कुछ बताएं। गीतांजलि जी को दिए ही आपने, लेकिन और भी इसके बारे में। देखिए, इंदु 39 साल की थी जब उनकी मृत्यु हुई कैंसर से। तो मैंने भारती जी के घर एक पहली मीटिंग की थी, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, भारती जी और मैं, हम तीनों बैठे और हमने तय किया कि इंदु के नाम से एक पुरस्कार शुरू करेंगे जो 40 साल से कम उम्र के आयु के कहानीकारों को दिया जाएगा, क्योंकि मुझे इंदु ने कहानीकार बनाया था। तो मुझे लगता था कि मेरे पास तो इंदु थी, सबके पास तो है नहीं, तो टुकड़ा टुकड़ा इंदु मैं सब में बांट रहा था। तो पहला पुरस्कार जो तय हुआ उस मीटिंग में विश्वनाथ सचदेव, देवमणि पांडे और विजय कुमार, एक कवि है बॉम्बे में, बहुत वरिष्ठ कवि है, बहुत अच्छे लगे। तो विजय कुमार के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में थे शायद। जी। तो वहाँ गीतांजलि श्री का नाम आया था। तो पहली इंदु शर्मा कथा सम्मान विजेता क्या दूरदृष्टि थी, गीतांजलि श्री थी। क्या? और उस समय भी उसकी कहानी जो बेलपत्र थी, बहुत खूबसूरत कहानी थी। क्या? अनुगूंज उसके कहानी संग्रह का नाम था। ये प्रतिवर्ष होता है? ये प्रतिवर्ष होता है जी। अब तक करीब 25 लोगों को मिल चुका है। सब देश के, दुनिया के वरिष्ठ, मतलब जो हिंदी का बेस्ट लेखन है जी, उसमें बड़े नाम भी हैं। पहले क्योंकि 40 वर्ष से कम का था तो उसमें धीरेन्द्र अस्थाना, अखिलेश, देवेंद्र,
मनोज रूपड़ा उनको मिला, और उसके बाद 2000 से लंदन में होने लगा तो उम्र की सीमा हटा दी गई, और पहला चित्रा मुदगल जी को मिला, उसके बाद संजीव को मिला, हरनोट को मिला, एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है, असगर वजाहत को भी मिला, और कई लोगों की पहली कृति को भी मिला। क्या बात। क्योंकि हमारा मानना ये था कि अच्छे लेखन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुढ़ापे में पुरस्कार लें। महुआ माझी का पहला उपन्यास था जी, मी बुरी शैला, पटना की है, वो आ चुकी है हमारे घर। रांची की, तो उनको ये सम्मान मिला था। तो हमारा मानना ये है, इसको मिला पंकज सुबीर को, बहुत बिल्कुल यंग राइटर था उस समय। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, अच्छा लेखन तब भी अच्छा है जब उसके ऊपर से लेखक का नाम हटा दिया जाए। अच्छा लेखन वो है जो खुद बोल के कहे, हाँ मुझे पढ़ो, मुझे देखो, और आप उसको अप्रिशिएट करें। अंतिम प्रश्न, आपकी बिटिया आर्या शर्मा बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे किरदार निभा रही हैं, और अभी हाल ही में सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में शुरू से लेकर अंत तक वो आमिर खान के साथ, उनके बारे में, आर्या शर्मा के बारे में। देखिए, आर्या, मेरे दो ही बच्चे, आर्या मेरी बेटी है और मयंक मेरा बेटा है, मयंक छोटा है। आर्या जो है वो मेरी बहुत लाडली बेटी है। आर्या ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। जब उसकी मम्मी की डेथ हुई है तो वो बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे थी। 10वीं पास की थी उसने, जी SSC, तो फिर वो लंदन जाके उसने नौकरी भी की और पढ़ाई भी की, और उसने बैंक में नौकरी की। तो वो अपनी BBA पूरी करने के बाद वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में एरिया मैनेजर बन गई, 12 ब्रांचों की इंचार्ज थी। मगर उसमें कहीं ना कहीं एक्टिंग को लेके बहुत पैशन था। जाने से पहले भी वो एक सीरियल में यहाँ काम करके गई थी, तो वो एक रियलिटी शो था। लेकिन जब उसने मुझे कहा तो झटका तो लगा कि आपकी बेटी एरिया मैनेजर है दुनिया के इतने बड़े बैंक की, और वो अचानक कहे मैं स्ट्रगल करने के लिए जाना चाहती हूँ। मगर मुझे ये लगा कि जब मेरी बेटी में इतना दम है, इतनी सोच है, तो मुझे उसका साथ देना होगा। क्या बात। और मैंने कहा, देखिए, जब लड़की अकेली जाके स्ट्रगल करती है और एक लड़की के फादर उसके साथ है और वो स्ट्रगल कर रही है, तो दोनों की स्थिति बदल जाती है। तो यहाँ आके उसने कुछ टेलीविज़न सीरियल किए, जैसे जमाई राजा किया, बेपनाह, मेरे डैड की दुल्हन, कुछ 1-2 वेब सीरीज़ भी की, जैसे 84 और ग्रहण। अभी ग्रहण सुपर हिट ग्रहण हुआ था। एक और भी थी, वो किसी की दुल्हन समथिंग था। जी। तो उसके बाद पहली जो फिल्म उसने की वो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। तो मुझे लगा कि ये ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, और सबको यही उम्मीद थी कि सब लोग यही सोच रहे थे कि जैसे बहुत छोटा मोटा रोल होगा, मगर आर्या का रोल उसमें काफ़ी लंबा था जी, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। मगर वो क्या हुआ कि फिल्म कुछ नहीं बढ़िया चली, हमने भी देखी, चली, लोगों ने देखी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा है, जिन फिल्म मेकर्स ने या जिन कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उसके काम को देखा है, वो अवश्य उसको आगे और काम इस तरह का मिलेगा। और मैं बता दूं कि उसकी आने वाली 1-2 फिल्में हैं, जैसे ओ माई गॉड पार्ट 2 जी, और अनिल शर्मा की गदर पार्ट 2 जी। तो इन दोनों फिल्मों में आर्या दिखाई देगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये उसके नए करियर की शुरुआत है, जो अब बड़े सिनेमा पे होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।